Hello students, welcome back to our YouTube channel. This is सिद्रा your chemistry educator from सिद्रा GS classes. तो जैसा कि बच्चों हमारी कल एक वीडियो अपलोड हुई थी, उस वीडियो पे बच्चों ने मुझे बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है। तो अगर आप हमारी आगे की वीडियोस को भी ऐसा ही पॉजिटिव रेस्पॉन्स देते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो बच्चों जैसा कि कल हमने मैटर के बारे में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है, उसके अंदर पार्टिकल होते हैं, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिफ्यूजन और स्टेट्स ऑफ मैटर। मैं कोशिश करूंगी कि स्टेट्स ऑफ मैटर मैं तीनों स्टेट्स को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। डिफ्यूजन, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। का मतलब ये होता है जब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल अपने आप यानी खुद से एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं, घुलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल लिया था, मैंने एक बीकर में पानी लिया था और उसमें मैंने पोटेशियम परमैंगनेट के 2 पार्टिकल्स डाले थे। तो क्या हुआ था, ये हमारा पर्पल कलर का था। तो जो हमारा पानी था वो पर्पल कलर का हो गया था। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग हो गई। यानी वाटर के जो पार्टिकल्स थे, सपोज कीजिए ये वाटर के पार्टिकल्स हैं और ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स हैं, वो मोशन करके एक दूसरे के पास आए और आपस में इंटरमिक्स हो गए। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ये हमारा ये पॉइंट है, डिफ्यूजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is based on the motion of its particle. Diffusion occurs in solid, liquid and gas. अब इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी पार्टिकल्स की, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज थी वो? पहली प्रॉपर्टी ये थी कि पार्टिकल वेरी वेरी स्मॉल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि उनके बीच में स्पेसेस होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि वो मोशन करते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी ये थी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि इन सब प्रॉपर्टी में डिफ्यूजन के ऊपर सबसे फिट कौन सी प्रॉपर्टी बैठेगी, तो मैं बताती हूँ आपको, जो सबसे ज्यादा फिट बैठेगी वो है हमारी मोशन। क्यों? क्योंकि जब पार्टिकल्स, एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल यहाँ पर है, मूव कर करके आएंगे तभी तो उनकी इंटरमिक्सिंग होगी। वो स्मॉल तो होंगे ही, उनके बीच में स्पेस भी होगा, लेकिन जब वो मूव कर करके आएंगे एक दूसरे के पास तब उनकी इंटरमिक्सिंग होगी। तो डिफ्यूजन के लिए सबसे अच्छी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है मोशन। अब उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। ये क्या हो गया? ये पॉइंट तो हमारी समझ में ही नहीं आया। अब हम इसको समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। सपोज कीजिए कि घर में मम्मी खाना बना रही है, तो खाना बनाने के लिए मम्मी ने एक तवा लिया है। तो तवे पे मम्मी ने क्या किया है, थोड़ा सा घी डाल दिया है। तो जब तक हमने गैस को ऑन नहीं किया है, तवा ठंडा है, तो घी भी ऐसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही मम्मी ने गैस को ऑन किया तो क्या होगा, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे ही घी पिघलना शुरू हो जाएगा, मतलब इसके पार्टिकल्स मोशन में आ जाएंगे। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मैंने टेम्परेचर को बढ़ाया तो मोशन, पार्टिकल्स का मोशन भी बढ़ गया। तो क्या हुआ, अगर मोशन बढ़ गया है तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमारे पास पार्टिकल्स से दो, उनका मोशन बढ़ा तो उनकी इंटरमिक्सिंग हो गई। अब इंटरमिक्सिंग हुई तो वो प्रोसेस क्या हुआ, डिफ्यूजन हुआ। तो क्या मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि टेम्परेचर बढ़ा है तो मोशन बढ़ा है और उसकी वजह से हमारा डिफ्यूजन भी इंक्रीज हो गया। तो ये पॉइंट हमें ये बताता है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अब हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। द स्मेल ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द किचन रीचेस अस इवन फ्रॉम ए कंसिडरेबल डिस्टेंस। मतलब ये है कि अगर गर्म खाना होता है तो अगर हम कहीं, सपोज कीजिए हम ट्यूशन से अपने घर पे आ रहे हैं, तो उस गर्म खाने की खुशबू हमें दूर से ही मतलब आ जाती है। लेकिन अगर ठंडा खाना होता है तो उसकी खुशबू हमें नहीं आ पाती है। क्यों नहीं आ पाती है? क्योंकि जो गर्म खाना होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, और टेम्परेचर ज्यादा होता है तो पार्टिकल्स का मोशन ज्यादा होता है, वो मूव कर करके जल्दी जल्दी
हम तक पहुंच जाते हैं और हमें उनकी खुशबू आने लगती है, तो उनका डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है। लेकिन सपोज कीजिए किसी दिन घर पे मम्मी नहीं है तो हमें सैंडविच वगैरह बना के खाना पड़ेगा। जब हम सैंडविच बनाएंगे तो उसकी खुशबू हमें नहीं आ पाएगी। उस सैंडविच को जब हम उठा के खाएंगे तो बहुत पास लेके आएंगे तभी हमें उसकी खुशबू आएगी, मतलब पार्टिकल्स का मोशन उसमें बहुत कम है, तो इसी वजह से उसमें डिफ्यूजन भी कम होगा। तो ये था हमारा डिफ्यूजन के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक, जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो 3 टाइप की स्टेट्स होती है हमारे पास। पहली होती है सॉलिड, सेकेंड होती है लिक्विड, थर्ड होती है गैस। इन तीनों के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सबसे पहले हम एक कॉलम बनाएंगे जिसके अंदर हम सॉलिड की शेप, वॉल्यूम, डेंसिटी सभी के बारे में लिखेंगे। तो आप भी मेरे साथ साथ एक कॉलम बनाइए। तो ये बना लिया है मैंने एक कॉलम। अब सबसे पहले इस कॉलम में लिखा है मेरे पास शेप। तो सपोज कीजिए कि मैं किसी भी सॉलिड की शेप की बात करती हूँ, तो शेप में क्या आता है, अगर सपोज कीजिए कि मेरे पास ये एक सॉलिड है। अब उस सॉलिड को मैं क्या करती हूँ, किसी भी बर्तन में रखती हूँ तभी भी उसकी शेप वही होती है। कहीं पे भी रख दूँ इस सॉलिड को, मैं यहाँ पे जमीन में रख दूँ तभी भी उसकी शेप वही होगी। तो शेप क्या हुई हमारी सॉलिड की, फिक्स्ड। और हम इसको डेफिनेट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम का भी क्या है, अगर सपोज कीजिए ये मेरे पास एक सॉलिड है। अब इस सॉलिड को मैं हवा में उछालूंगी तभी भी ये उतना ही मीटर रहेगा। ऐसा तो नहीं है पहले ये 10 सेंटीमीटर का था, मैंने हवा में उछाला तो ये 5 का रह गया। वॉल्यूम तो इसका उतना ही रहेगा ना, चाहे मैं कहीं पे भी रख दूं इसको। तो वॉल्यूम पे क्या होता है इसका, फिक्स्ड, यानी डेफिनेट। अब बात करते हैं हम डेंसिटी की। अब डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो होता है D=m/v। ये फॉर्मूला ज्यादा सभी बच्चों को पता होता है, बहुत नॉर्मल सा फॉर्मूला है। तो डेंसिटी क्या करेंगे, डेंसिटी के लिए हमें देखना होता है कि उसका मास कितना होता है। जिसका जितना ज्यादा मास होता है उसकी उतनी ज्यादा डेंसिटी होती है। अब सॉलिड, लिक्विड, गैस, इन तीनों में से अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मास होता है वो होता है हमारा सॉलिड का। तो जिसका जितना ज्यादा मास होगा उसकी डेंसिटी उतनी ज्यादा हाई होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हाई डेंसिटी। उसके बाद बात करते हैं हम टाइप की। टाइप में क्या आता है, ये आता है टाइप में कि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बहुत सख्त होता है। तो इसको हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर लिखें तो उसको बोलते हैं हम रिजिड। तो यहाँ लिखेंगे टाइप रिजिड। अब बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को कंप्रेस करना। अब मैं हिंदी में बताऊं तो कंप्रेस करना मतलब किसी भी चीज को दबाना। अब मैं किसी, सपोज कीजिए मेरे पास सॉलिड है या कोई भी सॉलिड है, मैं अगर उसको कंप्रेस करने की कोशिश करूं, क्या वो कंप्रेस होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक सॉलिड है, उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये कंप्रेस नहीं हो सकता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है इसकी, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल को हिंदी में बोलते हैं ना के बराबर, बहुत कम। अब उसके बाद बात करते हैं हम स्पेसिस की। स्पेसिस हम बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो सॉलिड जो होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कुछ इस टाइप से अरेंज होते हैं, जिनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, वो टाइटली बाउंड होते हैं। अगर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है तभी तो हम इनको तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से इनके बीच में स्पेसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम स्पेसेस मिनिमम और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम। तो ये था हमारा सॉलिड के बारे में। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल कुछ क्वेश्चन के उस पर पूछे गए हैं, जिनको हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन इज दैट, पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है हमारे पास, ए रबर बैंड चेंजेस इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट सॉलिड। तो हमसे पूछा गया है कि अगर हम किसी भी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो क्या वो सॉलिड होता है। तो इसका आंसर हम ऐसे देख लेते हैं। जब आप देखा होगा आपने कि जब गर्ल्स पानी बनाती है, तो पानी बनाती है तो क्या होता है, वो ऐसे से पानी बनाती है और पहले एक लपेट देती है, फिर दूसरा लपेट देती है, फिर तीसरा देती है, इस तरह से वो पानी बनाती है। तो क्या होता है, जो रबर बैंड होता है ना वो स्ट्रेच हो जाता है। लेकिन वो स्ट्रेच कब होता है, जब हम उसके ऊपर बहुत सारा फोर्स लगाते हैं। लेकिन जब हम उसमें से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हटा लेते हैं, तो क्या होता है, वो अपनी शेप को रिगेन कर लेता है, वापस उसी शेप में आ जाता है जिसमें वो पहले था। तो ऐसी चीजें जो अपनी शेप को रिगेन कर लेती है उनको हम सॉलिड बोलते हैं। तो रबर बैंड हमारा किस चीज में आएगा, इसका आंसर हो जाएगा yes, it is solid because it regains its shape। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चन है जो कि आपकी एनसीईआरटी में ही गिवन है, आइए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, अब हमने क्वेश्चन ये पूछा गया है, शुगर और सॉल्ट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, दे आर सॉलिड। तो हमसे ये पूछा गया है कि अगर सपोज कीजिए कि हम किसी बर्तन में शुगर डालते हैं या नमक डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है जिसमें हम उसको डालते हैं। तो क्या ये सॉलिड होगा, ऑफ कोर्स सॉलिड होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप देखें, जो हमारा शुगर का एक दाना होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल जो होता है वो कुछ साइज से होता है, और जो हमारे नमक के दाने होते हैं पार्टिकल्स वो कुछ इस टाइप से होते हैं। तो जब हम उसको किसी भी कंटेनर में डालते हैं तो क्या होता है, इंडिविजुअल जो पार्टिकल होता है उसकी शेप चेंज नहीं होती है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। लेकिन बहुत सारे को डालेंगे तो वो उसी कंटेनर की शेप ले लेता है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल की शेप चेंज नहीं होती है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा,
Yes, it is solid because the shape of the individual particle remains same. तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, क्योंकि मुझे सॉलिड को समझाने में ही 10 मिनट लग गए हैं। अगर मैं लिक्विड की स्टार्ट करूंगी तो 10 मिनट उसमें लग जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो, क्योंकि बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है स्टूडेंट्स पे। तो जो लिक्विड और गैसेस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।